नमस्कार। आज हम भारत के सैन्य इतिहास की कुछ अहम परतों को खोलने जा रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं। एक कैडेट हैंडबुक से लेकर कुछ ऐतिहासिक विश्लेषण है और कुछ वैचारिक लेख भी हैं। हाँ, कई अलग अलग नजरिए मिलेंगे। हमारा फोकस रहेगा महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे किरदारों पर और ये समझने पर कि उनके संघर्ष, उनकी रणनीतियां और हाँ, उनकी विरासत हमें क्या सिखाती है। बिल्कुल। और इन अलग अलग स्रोतों से, जैसे मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर्स है, प्रताप पर केंद्रित बू के स्रोत, फिर कैडेट हैंडबुक और एक वैचारिक लेख है क्रशिंग द हीरोइक हिंदू स्पिरिट। इनसे हमें, जैसा आपने कहा, कई अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। हाँ, तो हमारा काम है इन सबको खंगाल कर नेतृत्व, रणनीति और वो जो प्रतिरोध की भावना होती है उससे जुड़ी खास बातें निकालना। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पृष्ठभूमि से जहां ये कहानियां आकार लेती हैं। मेवाड़ और मुगलों के बीच का संघर्ष। जी, अहम हिस्सा था। देखिए, मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर्स किताब बताती है कि अरावली की पहाड़ियों ने इसे एक प्राकृतिक किले जैसा बना दिया था। अच्छा। साथ ही शासकों ने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ जैसे मजबूत किले भी बनवाए। तो ये जो भौगोलिक और आप कह सकते हैं कृत्रिम सुरक्षा थी, इसने मेवाड़ को काफी हद तक बाहरी हमलों से बचाया और उसकी एक अलग पहचान बनाए रखने में भी मदद की। और शायद इसी अलगाव ने वहां की संस्कृति पर भी असर डाला होगा। स्रोत राजपूतों के किन गुणों का जिक्र करते हैं? हाँ, स्रोत बताते हैं कि राजपूत संस्कृति में सादगी, साहस और दृढ़ता जैसे मूल्यों पर जोर था। वो अपनी आजादी को बहुत महत्व देते थे। इसी संदर्भ में जौहर जैसी प्रथा का भी उल्लेख मिलता है, जो बेहद मुश्किल हालात में महिलाओं द्वारा अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक तरह का सामूहिक आत्मबलिदान था। ये उस दौर की कठोर सच्चाइयों और मूल्यों का प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ राजपूत ही नहीं, जैसे कि मेवाड़ पुस्तक और बुके स्रोत बताते हैं, स्थानीय भील जनजाति का भी सैन्य महत्व था। ये कैसे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भील जो थे वो कुशल तीरंदाज थे और सबसे बढ़कर वो अरावली के जंगलों और घाटियों को अपनी हथेली की तरह जानते थे। अच्छा। उनकी वफादारी और उनका ये जो स्थानीय ज्ञान था, वो बाद में महाराणा प्रताप के लिए एक बहुत बड़ी ताकत साबित हुआ, खासकर उनके गुरिल्ला युद्ध के दौरान। तो मेवाड़ की अपनी खासियत थी, लेकिन इसी दौरान उत्तर भारत में एक बड़ी ताकत उभर रही थी, अकबर का मुगल साम्राज्य। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों का टकराव कैसे शुरू हुआ। कैडेट हैंडबुक और मेवाड़ पुस्तक इस बारे में क्या कहती हैं? देखिए, अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था और वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। जाहिर है, उसने कई राजपूत राज्यों को अपनी अधीनता में लाने के लिए कूटनीति और सैन्य ताकत दोनों का इस्तेमाल किया। कई राजपूत राजाओं ने, जैसा कि स्रोत बताते हैं, अकबर के साथ गठबंधन कर लिया, जिसमें कभी कभी वैवाहिक संबंध भी शामिल थे। लेकिन मेवाड़ में एक अलग रास्ता चुना, है ना? हाँ, मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने खास तौर पर महाराणा उदय सिंह द्वितीय और फिर उनके बेटे महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, उनका प्रतिरोध लगातार जारी रहा, जैसा कि कैडेट हैंडबुक और मेवाड़ पुस्तक दोनों रेखांकित करते हैं। और यहीं से महाराणा प्रताप की कहानी एक अहम मोड़ लेती है। प्रताप के शुरुआती जीवन के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? क्या उनका सिंहासन तक पहुंचना आसान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आसान तो नहीं था। कैडेट हैंडबुक और बुके स्रोत बताते हैं कि वो महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे तो थे, लेकिन उनके पिता अपनी दूसरी पत्नी के बेटे जगमाल को ज्यादा पसंद करते थे और उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। ओहो, तो ये प्रताप के लिए एक बड़ी चुनौती रही होगी। हाँ, बिल्कुल। तो फिर वे शासक कैसे बने? यहाँ मेवाड़ के सरदारों ने, जो नोबल्स थे, उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्हें लगा कि जगमाल का नेतृत्व मेवाड़ के लिए ठीक नहीं होगा, विनाशकारी हो सकता है। इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप किया और प्रताप को गद्दी पर बैठाया। जाहिर है, जगमाल इससे नाराज हुआ और बदला लेने के लिए अकबर की शरण में चला गया। अच्छा। और उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ खास पता चलता है? हाँ, बुके और मेवाड़ पुस्तक बताती हैं कि उन्हें पारंपरिक राजपूत शिक्षा मिली, युद्ध कला, घुड़सवारी, शस्त्र चलाना, नीति शास्त्र, ये सब। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने बचपन का कुछ समय कुंभलगढ़ के पास भीलों के बीच भी बिताया था। अच्छा। हाँ, वहां उन्होंने जंगल में जीने के तौर तरीके सीखे और स्थानीय भूगोल की गहरी समझ हासिल की, जो बाद में उनके संघर्ष में बेहद उपयोगी साबित हुई। तो जब प्रताप सिंहासन पर बैठे तब अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उसने सीधा हमला किया? नहीं, अकबर ने पहले कूटनीति का रास्ता अपनाया। हैंडबुक और बुके के अनुसार उसने कई दूत भेजे,
इनमें आमेर के राजा मानसिंह भी शामिल थे। हाँ, मानसिंह। कोशिश ये थी कि प्रताप को मुगल आधिपत्य स्वीकार करने के लिए मनाया जा सके, लेकिन प्रताप हर बार दृढ़ता से इनकार करते रहे। राजा मानसिंह वाली घटना का भी जिक्र आता है अक्सर। हम्म, उसने शायद तनाव और बढ़ा दिया था। हाँ, वो एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। बताते हैं कि जब मानसिंह प्रताप से मिलने आए तो प्रताप ने उनके साथ बैठकर भोजन करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि मानसिंह के परिवार ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अच्छा। और प्रताप इसे मेवाड़ की स्वतंत्रता और राजपूत स्वाभिमान के विरुद्ध मानते थे। अच्छा। तो इस घटना ने रिश्तों में काफी कड़वाहट खोल दी और युद्ध को आप कह सकती हैं लगभग अवश्यंभावी बना दिया। और फिर हुआ 1576 का प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। बुके और मेवाड़ पुस्तक के नक्शों से इस जगह के बारे में क्या पता चलता है? ये क्यों चुनी गई? हल्दी घाटी देखिए, अरावली की पहाड़ियों में एक संकरी घाटी है। बहुत तंग रास्ता है। ये जगह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रताप ने जानबूझकर इसी तंग इलाके को युद्ध क्षेत्र के रूप में चुना। उनकी रणनीति क्या थी? संख्या बल तो मुगलों के पास ज्यादा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। संख्या बल में बहुत अंतर था। प्रताप की रणनीति इसी इलाके का फायदा उठाने पर आधारित थी। बुके स्रोत बताता है कि उन्होंने स्कॉच्ड अर्थ नीति अपनाई। स्कॉच्ड अर्थ मतलब आसपास के इलाके को उजाड़ देना ताकि दुश्मन सेना को रसद या चारा न मिल सके। घास पानी सब खत्म कर देना। एक कठोर चाल थी, लेकिन दुश्मन को कमजोर करने वाली। अच्छा। और साथ ही उन्होंने भीलों और अन्य स्थानीय सहयोगियों को अपने साथ लामबंद किया जो इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे। सेनाओं की संख्या में कितना अंतर था? कुछ अंदाजा? स्रोतों में संख्या को लेकर थोड़ा मतभेद है, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना कहीं ज्यादा बड़ी थी। बुके और हैंडबुक के अनुसार कुछ अनुमान 5000 से लेकर कहीं ज्यादा तक जाते हैं, जबकि प्रताप की सेना में मुख्य रूप से लगभग 3000 घुड़सवार और कुछ पैदल सैनिक थे। तो संख्या के लिहाज से मुकाबला बिल्कुल बराबरी का नहीं था। युद्ध के मैदान पर क्या हुआ? क्या प्रताप की वो तंग हाथी वाली रणनीति काम आई? बुके के अनुसार शुरुआत में प्रताप की सेना ने बहुत बहादुरी से लड़ते हुए मुगल सेना पर जोरदार हमला किया और उन्हें पीछे धकेलने में कामयाब भी रहे। वाह! लेकिन मुगल सेना की विशाल संख्या और उनके पास जो तोपखाना था, उसने धीरे धीरे पासा पलटना शुरू कर दिया। ओहो! अंततः स्थिति को देखते हुए प्रताप को सामरिक रूप से पीछे हटना पड़ा, मतलब युद्ध क्षेत्र से निकलना पड़ा। और यहीं पे चेतक की कहानी आती है ना? वो वफादार घोड़ा। हाँ, चेतक। उसकी कहानी तो भारतीय लोक कथाओं का एक अमर हिस्सा बन गई है। बुके और मेवाड़ पुस्तक में चेतक के स्मारक, मतलब चबूतरा या छतरी का जिक्र और तस्वीरें भी हैं। अच्छा। घायल होने के बावजूद चेतक अपने स्वामी महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से दूर ले गया। एक बरसाती नाला था, उसे भी पार किया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। चेतक की वफादारी और बलिदान उसे सिर्फ एक घोड़ा नहीं बल्कि स्वामी भक्ति का प्रतीक बना गए। आज भी लोक गीतों में उसका जिक्र होता है। ये दिखाता है कि कैसे ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं रहती, लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन जाती हैं। तो हल्दी घाटी का नतीजा क्या माना जाता है? क्या इसे मुगलों की जीत कहेंगे या प्रताप की? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, जैसा आपने पूछा। बुके के अनुसार दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। अच्छा। मुगलों ने युद्ध के मैदान पर कब्जा किया, जिसे वो जीत मानते थे। पर प्रताप का लक्ष्य था ना पकड़े जाना, न झुकना और लड़ाई जारी रखना। हाँ। इस लिहाज से वो भी कामयाब रहे। तो ये ऐसी लड़ाई थी जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने मकसदों में एक हद तक सफल हुए और इसीलिए इतिहास में इसे लेकर बहस जारी है। असल बात यह है कि मुगल प्रताप को झुका नहीं पाए। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने क्या किया? क्या उनका संघर्ष खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हल्दी घाटी एक पड़ाव था, अंत नहीं। बुके बताता है कि वो पीछे हटकर कुंभलगढ़ और अन्य पहाड़ी इलाकों में चले गए। अच्छा। उन्होंने अपने परिवार और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा और मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। किस तरह का संघर्ष? कैरेट हैंडबुक इस बारे में क्या कहती है? गुरिल्ला युद्ध। हाँ, बिल्कुल। कैरेट हैंडबुक बताती है कि प्रताप ने छापामार या गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने मुगलों की चौकियों पर अचानक हमले किए, उनकी रसद लाइनें काटी और धीरे धीरे मेवाड़ के कई खोए हुए हिस्सों पर फिर से कब्जा कर लिया। वे अंत तक मुगलों के लिए एक चुनौती बने रहे। तो अगर हम प्रताप की रणनीति का विश्लेषण करें तो क्या खास बातें नजर आती हैं? देखिए, कुछ खास बातें उभरती हैं। उनका इलाके का, खासकर वो संकरी घाटियां और जंगल, उनका बेहतरीन इस्तेमाल और भीलों जैसे स्थानीय लोगों का विश्वास जीतकर उन्हें अपने संघर्ष में शामिल करना, ये सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं थी। सही। ये दिखाता है कि कैसे एक सीमित संसाधनों वाला नेता भी दृढ़ इच्छा शक्ति, स्थानीय समर्थन और सही रणनीति के बल पर एक बहुत बड़ी ताकत को चुनौती दे सकता है।
ये एक तरह से पीपल्स वॉर या जन युद्ध का शुरुआती रूप था, जो बड़े साम्राज्यों के लिए हमेशा एक चुनौती रहता है। उनका प्रतिरोध मेवाड़ की स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता के लिए जो लौ जलाई, वैसी ही एक चिंगारी दक्कन में भी सुलग रही थी, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज एक नए साम्राज्य की नींव रख रहे थे। कैरेट हैंडबुक उनके उदय के बारे में क्या बताती है? हैंडबुक शिवाजी के संघर्ष की शुरुआत का जिक्र करती है, पहले बीजापुर सल्तनत और फिर शक्तिशाली मुगलों के खिलाफ। यह उनके जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को सूचीबद्ध करती है, जैसे अफजल खान का वो नाटकीय वध, शाइस्ता खान के शिविर पर रात में वो दुस्साहसिक हमला, सूरत जैसे समृद्ध मुगल बंदरगाह की लूट, मुगलों से जीते गए किलों पर फिर से कब्जा करना और उनका प्रसिद्ध दक्षिण भारत अभियान जिसने मराठा प्रभाव को दूर तक फैलाया। ये सब उसमें दिया है। शिवाजी की रणनीति के बारे में हम सुनते हैं, गुरिल्ला युद्ध, किलों का इस्तेमाल, लेकिन ये प्रताप की रणनीति से कितनी अलग थी? क्या शिवाजी सिर्फ बचाव कर रहे थे या कुछ और बना रहे थे? ये एक अच्छा सवाल है। समानताएं तो हैं, दोनों ने ही संख्या में कहीं ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन का सामना किया और दोनों ने ही इलाके और अपरंपरागत युद्ध तकनीकों, खासकर गुरिल्ला युद्ध का शानदार इस्तेमाल किया। हाँ। हैंडबुक शिवाजी के अचानक हमलों की रणनीति और किलों के नेटवर्क के रणनीतिक उपयोग पर जोर देती है, लेकिन एक बड़ा अंतर ये था कि प्रताप मुख्य रूप से अपने मौजूदा राज्य मेवाड़ की स्वतंत्रता बचाने के लिए लड़ रहे थे। अच्छा। जबकि शिवाजी एक तरह से देखें तो शून्य से शुरुआत करके एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य, स्वराज्य की स्थापना कर रहे थे। उनका लक्ष्य रक्षात्मक होने के साथ साथ विस्तारवादी भी था। वो एक नया राज्य बना रहे थे। और उन्होंने नौसेना पर भी ध्यान दिया, जिसका जिक्र हैंडबुक में है। ये तो काफी दूर की सोच लगती है। हाँ, ये शिवाजी की दूरदर्शिता का एक और उदाहरण है। उन्होंने महसूस किया कि पश्चिमी तट पर अपनी पकड़ मजबूत करने और यूरोपीय शक्तियों तथा जंजीरा के सिद्धियों का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत नौसेना जरूरी है। हाँ। हैंडबुक सिद्धियों के साथ उनके नौसैनिक संघर्षों का उल्लेख करती है। तो इन दोनों महान योद्धाओं का, प्रताप और शिवाजी का, भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव रहा, संक्षेप में? देखिए, दोनों का प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी रहा है। वे न केवल अपने समय में सफल सैन्य नेता थे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, दृढ़ संकल्प और स्वराज की भावना के प्रतीक बन गए। उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब थोड़ा हटकर बात करते हैं, वीरता की अवधारणा और सैन्य विरासत पर अलग अलग दृष्टिकोणों की। हमारे पास एक स्रोत है, क्रशिंग द हीरोइक हिंदू स्पिरिट। ये एक खास नजरिया पेश करता है। ये स्रोत क्या तर्क देता है? ये स्रोत तर्क देता है कि भारत में वीरता की एक प्राचीन हिंदू परंपरा रही है, जिसमें शारीरिक बल, साहस और धर्म के लिए लड़ने को महत्व दिया गया है। लेखक का मानना है कि इस परंपरा को बाद के दौर में, विशेषकर इस्लामी शासन और फिर ब्रिटिश राज के दौरान जानबूझकर दबाने या उसके महत्व को कम करने की कोशिश की गई। अच्छा। स्रोत के अनुसार प्रताप और शिवाजी जैसे नायकों को कभी-कभी इतिहासकारों द्वारा केवल विद्रोही या स्थानीय सरदार के रूप में चित्रित किया जाता है, न कि राष्ट्रीय नायक के रूप में। अब ये ध्यान रखना जरूरी है कि यह उस स्रोत का अपना विश्लेषण और दावा है। क्या ये स्रोत इस्लामी और ब्रिटिश शासन के तरीकों में कोई अंतर बताता है, इन परंपराओं को दबाने के संदर्भ में? हाँ, स्रोत का तर्क है कि जहां इस्लामी आक्रमणकारियों का तरीका कथित तौर पर ज्यादा बर्बर और विध्वंसक था, वहीं ब्रिटिशों ने ज्यादा व्यवस्थित और आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए। जैसे उन्होंने भारतीय समाज को मार्शल रेस, योद्धा जातियां, और नॉन मार्शल रेस, गैर योद्धा जातियों में बांट दिया। इस मार्शल रेस सिद्धांत का जिक्र स्रोत में कैसे किया गया है? स्रोत लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉर्ज मैकमोहन का एक उदाहरण देता है, जो ब्रिटिश दृष्टिकोण को दर्शाता है। मैकमोहन कहते हैं कि भारत में गैर लड़ाकू लोगों का एक विशाल समूह है, जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा को जल्दी अपना लिया, लेकिन असली ताकत उन अधिक जीवट जातियों में है जिन्होंने अतीत में भारत पर राज किया था और ब्रिटिश नियंत्रण हटने पर फिर से ऐसा कर सकते हैं। अच्छा। ये वर्गीकरण ब्रिटिश सैन्य भर्ती नीतियों का आधार बना, मतलब वो कुछ ही समुदायों से ज्यादा सैनिक लेते थे। और स्रोत इस वर्गीकरण और अन्य ब्रिटिश नीतियों का आज के भारत से कोई संबंध जोड़ता है? हाँ, स्रोत तर्क देता है कि मार्शल रेस के सिद्धांत और ब्रिटिशों द्वारा लागू किए गए शस्त्र अधिनियम, जिसने भारतीयों के लिए हथियार रखना मुश्किल बना दिया था, इसका असर आज भी भारत में कथित रूप से सख्त बंदूक लाइसेंस कानूनों के रूप में देखा जा सकता है। स्रोत इसकी तुलना अमेरिका की बंदूक संस्कृति से करता है। फिर से, ये स्रोत का अपना विश्लेषण और व्याख्या है। खासकर नेहरू के बारे में ये एक थोड़ा संवेदनशील विषय लगता है। हाँ, ये राजनीतिक रूप से एक संवेदनशील टिप्पणी है और हमें इसे वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए।
स्रोत तर्क देता है कि स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने कथित तौर पर भारत की सैन्य ताकत और वीरता की भावना को कम करके आंका और शांतिवाद पर अत्यधिक जोर दिया। स्रोत का मानना है कि इस नीति का एक नकारात्मक परिणाम 1962 के चीन के साथ युद्ध में भारत की हार के रूप में सामने आया। हम यहाँ सिर्फ स्रोत में प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण को बता रहे हैं, इसका समर्थन या खंडन किए बिना। स्रोत में इतिहासकार आर.सी. मजूमदार का भी एक उद्धरण है पाठ्यपुस्तकों के बारे में। हाँ, 1962 युद्ध के तुरंत बाद लिखा गया ये उद्धरण काफी सोचने पर मजबूर करता है। मजूमदार अफसोस जताते हैं कि भारत की बच्चों की पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्रीय नायकों की कमी है। अच्छा। वे उदाहरण देते हैं कि राममोहन रॉय का जिक्र केवल सती प्रथा उन्मूलन के लिए होता है, ईसाई मिशनरियों के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए नहीं। वे पूछते हैं कि बच्चों की किताबों में किन भारतीय नायकों का जिक्र है, और जवाब देते हैं लगभग किसी का नहीं। वे सुझाव देते हैं कि शिवाजी, राणा प्रताप और यहां तक कि 1962 युद्ध के नायकों को भी पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों में राष्ट्रीय गौरव और वीरता की भावना पैदा हो। ये मजूमदार का कहना था। तो इन अलग अलग नजरियों को देखते हुए ये साफ है कि इतिहास को कैसे याद किया जाए और सैन्य नायकों को कैसे देखा जाए, इस पर काफी बहस है। ये कोई सीधी बात नहीं है। बिल्कुल। और इसी बहस के बीच यह देखना दिलचस्प है कि भारतीय सेना की कैडेट हैंडबुक, जिसका उद्देश्य भविष्य के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है, उसमें न केवल प्रताप और शिवाजी जैसे ऐतिहासिक योद्धाओं का विस्तार वर्णन है, हाँ, बल्कि आधुनिक भारत के सैन्य नायकों, परमवीर चक्र और अशोक चक्र जैसे वीरता पुरस्कार विजेताओं और प्रमुख युद्धों का भी समावेश है। यह दिखाता है कि संस्थागत स्तर पर सैन्य इतिहास और नायकों के अध्ययन को आज भी प्रेरणा और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी बहस के संदर्भ में क्रशिंग स्रोत में सैयद शहाबुद्दीन का एक उद्धरण भी दिया गया है, जो काफी विवादास्पद लगता है। हाँ, स्रोत 1983 में सैयद शहाबुद्दीन द्वारा दिए गए एक बयान का हवाला देता है। क्योंकि हिंदू मुसलमानों से डरते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर आ गए हैं। इसे सही संदर्भ में समझना जरूरी है। यह 1983 के विशिष्ट राजनीतिक माहौल में शहाबुद्दीन द्वारा व्यक्त किया गया एक दृष्टिकोण था, जिसे स्रोत ने अपने तर्क के समर्थन में इस्तेमाल किया है। यह एक जटिल बयान है और उस समय के राजनीतिक बहसों को दर्शाता है, जैसा कि स्रोत इसे प्रस्तुत करता है। हम इसे केवल शहाबुद्दीन के कहे गए शब्दों और स्रोत द्वारा उसकी व्याख्या के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए अब आखिर में संक्षेप में कैडेट हैंडबुक में वर्णित कुछ आधुनिक संघर्षों पर एक नजर डालते हैं। 1971 का भारत पाक युद्ध, इसकी मुख्य बातें क्या थी हैंडबुक के अनुसार? हैंडबुक बताती है कि 1971 के युद्ध की पृष्ठभूमि में पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उसमें चल रहा मुक्ति संग्राम था और वहां से भारत आ रहे शरणार्थियों का भारी बोझ था। हाँ। पाकिस्तान ने जब भारत पर हवाई हमले किए, जिसे ऑपरेशन ब्लिट्स कहा गया, तो युद्ध छिड़ गया। हैंडबुक जनरल मानेकशॉ के नेतृत्व और तैयारी के लिए समय मांगने के उनके फैसले की सराहना करती है। युद्ध में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिला, खासकर ढाका पर कब्जे के दौरान। और पूर्वी पाकिस्तान में स्थानीय बंगाली लड़ाकों यानी मुक्ति बाहिनी की भूमिका जबरदस्त थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने भारतीय सेना के आने से पहले ही पाकिस्तानी सेना को अंदरूनी तौर पर उलझाए रखा। अंततः भारत की निर्णायक जीत हुई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और इस युद्ध से क्या सबक सीखे गए हैंडबुक के मुताबिक? हैंडबुक के अनुसार मुख्य सबक थे अपरंपरागत या लीक से हटकर रणनीति अपनाने का महत्व, जैसे मुक्ति बाहिनी का समर्थन करना, नेतृत्व द्वारा सही समय पर जोखिम उठाने की क्षमता और तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का महत्व। ये सब बातें उसमें लिखी हैं। अब बात करते हैं 1999 के कारगिल युद्ध की। हाँ। हैंडबुक इसे कैसे देखती है? ये तो हाल की बात है। हाँ, हैंडबुक बताती है कि कारगिल युद्ध एक अलग तरह की चुनौती थी। पाकिस्तानी सेना ने नियमित सैनिकों को घुसपैठियों के भेष में नियंत्रण रेखा के पार भेजकर भारतीय क्षेत्र की सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था। यह एक सीमित क्षेत्र में लेकिन बेहद ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों में लड़ा गया युद्ध था। युद्ध के कारण क्या बताए गए हैं? हैंडबुक के अनुसार पाकिस्तान का उद्देश्य शायद कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना और भारत पर दबाव बनाना था, खासकर दोनों देशों के परमाणु शक्ति बनने के बाद। भारत ने इसका जवाब ऑपरेशन विजय लॉन्च करके दिया। इस युद्ध की खास चुनौतियां और घटनाएं क्या थीं? वो चढ़ाई वाली बात? सबसे बड़ी चुनौती यही थी, दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था और भारतीय सैनिकों को सीधी चढ़ाई करके हमला करना था। बहुत मुश्किल था ये।
हाँ, हैंडबुक टाइगर हिल जैसी चोटियों पर हुई भीषण लड़ाई का विशेष उल्लेख करती है, जिसमें 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख रेजिमेंट जैसी यूनिटों ने असाधारण बहादुरी दिखाई। सिपाही योगेंद्र सिंह यादव, जो बाद में सूबेदार मेजर बने, जैसे कई सैनिकों को उनकी वीरता के लिए परम वीर चक्र जैसे सर्वोच्च सम्मान मिले। और मीडिया की भूमिका। हाँ, इस युद्ध में मीडिया की भूमिका भी बहुत अहम थी। उसने देश भर में अभूतपूर्व राष्ट्रीय भावना पैदा की। ये भी एक खास बात थी। और कारगिल से क्या सीख मिली हैंडबुक के अनुसार? हैंडबुक नेतृत्व के महत्व पर जोर देती है, खासकर जूनियर लीडरशिप। साथ ही मीडिया को प्रभावी ढंग से संभालने की जरूरत, और सबसे बढ़कर अत्यधिक ऊंचाई और दुर्गम इलाकों में युद्ध लड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण और उपकरणों की आवश्यकता, ये सब सबक सीखे गए। तो इन आधुनिक संघर्षों को जब हम प्रताप और शिवाजी के दौर से जोड़कर देखते हैं, तो क्या कुछ बातें साफ नजर आती हैं? कोई समान सूत्र? बिल्कुल, कुछ बातें साफ नजर आती हैं। चाहे वो प्रताप का गुरिल्ला युद्ध हो, शिवाजी की किलेबंदी और नौसेना की सोच हो, 1971 में तीनों सेनाओं का तालमेल हो, या कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जवानों का वो अदम्य साहस। नेतृत्व, रणनीति, इलाके की समझ, सैनिकों का मनोबल और बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता, ये कुछ ऐसी बुनियादी तत्व हैं जो हर युग के सैन्य संघर्ष में निर्णायक साबित होते हैं। ये हमेशा जरूरी रहे हैं और रहेंगे। तो आज के इस गहरी पड़ताल को समेटने का समय आ गया है। हमने देखा कि भारत का सैन्य इतिहास कितना समृद्ध और बहुआयामी है, और उस पर कितने अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं, ये भी साफ हुआ। जी हाँ, हमने महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे असाधारण नेताओं की रणनीतिक सूझबूझ, उनकी दृढ़ता और मुश्किल हालात में भी हार न मानने वाले जज्बे को समझा। और हमने ये भी महसूस किया कि इतिहास को कैसे याद किया जाए, वीरता का क्या मतलब है, और सैन्य विरासत का राष्ट्रीय पहचान के लिए क्या महत्व है। इन सवालों पर बहस आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी, जैसा कि हमारे स्रोतों के विभिन्न नजरियों से स्पष्ट होता है। बिल्कुल, और ये हमें आज के अंतिम विचार के लिए एक बिंदु देता है, खासकर आरसी मजूमदार के उद्धरण और क्रशिंग जैसे स्रोतों में उठाए गए सवालों को ध्यान में रखते हुए और निष्पक्षता बनाए रखते हुए। जाहिर है कि कोई राष्ट्र अपने सैन्य अतीत को किस तरह समझता और प्रस्तुत करता है, ये उसकी वर्तमान पहचान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की उसकी क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। क्या वीरता का उत्सव मनाने और ऐतिहासिक संघर्षों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के बीच कोई सही संतुलन है या होना चाहिए? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता खुद सोच विचार कर सकते हैं। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।